नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से बात करेंगे अमेरिका में चल रहे रिपब्लिकन हाथी और डेमोक्रेट गधे की लड़ाई की। लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। अमेरिका में भी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, लोग वोट देने की लाइन में लगे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। बैलेट के जरिए वोट डाले जाने हैं और कल देर शाम तक जो है वो परिणाम भी आ जाएंगे। आज विस्तार से आपको बताएंगे कि अमेरिका में किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिहाज से किसकी जीत ज्यादा अच्छी होगी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत या कमला हैरिस की? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आज हो रहा है वायरल और क्या है ट्रेंडिंग। फिर आपको बताएंगे कल की बड़ी हेडलाइन और अंत में शुभरात्रि कहने से पहले आपको बताएंगे कि आज की अच्छी खबर क्या है। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। मुख्य मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में है। ये चुनाव भारत जैसे देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका में किसकी जीत से भारत को फायदा होगा और किसके जीतने से नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बात कमला हैरिस की करें तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति रहते हुए कमला हैरिस भारत के मुद्दे पर ज्यादा मुखर नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी उनके साथ कोई बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली थी। जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन कई घरेलू मुद्दों को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार को लेकर अमेरिकी मंत्रियों ने कई बार यहां के लोकतंत्र पर सवाल भी खड़े किए। सबसे अहम बात यह कि कमला हैरिस कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुकी है। साल 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जब खत्म किया तो संविधान का संशोधन किया था। आर्टिकल 370 को जब वह निरस्त किया था तो कमला हैरिस ने कहा था कि कश्मीरियों को हमें याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में कतई अकेले नहीं हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हमें दखल देना पड़ेगा। वहीं जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके साथ पहले कार्यकाल के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध अच्छे रहे। प्रधानमंत्री मोदी से वो जितनी भी बार मिले पूरी गर्मजोशी के साथ मिले। वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं और उनको अपना दोस्त भी वो बताते रहे। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर भारत की आईटी कंपनियों के लिए रास्ते खुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो व्यापार में चीन को लेकर सख्त नीति की हिमायत करते हैं। इसलिए वो चीन के मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी समाप्त कर सकते हैं। ट्रंप के आने पर चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम हो जाएगी, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। विदेशी मामलों में के जानकार जो बताते हैं उनके हिसाब से बाइडेन के मुकाबले ट्रंप भारत के अंदरूनी मामलों में कम दखलंदाजी करेंगे। वहीं बाइडेन सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर टिप्पणी की थी। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया था। अमेरिका में खालिस्तान के आतंकियों को जिस तरीके से बाइडेन सरकार शरण दिए हुए है, ट्रंप के आने के बाद उस मुद्दे पर भी भारत को मदद मिल सकती है। कनाडा के अलावा ट्रंप के आने से भारत की मदद से रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक सकता है, जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप खुद ही कह चुके हैं कि वो जीते तो लड़ाई रुकवा देंगे। ये भी भारत के पक्ष में ही रहेगा। वैसे भी यूक्रेन और रूस दोनों ही भारत के अहम साझेदार देश है। रूस तो भारत का दोस्त ही है। ऐसे में रूस में स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है। बाजार के जानकार एक बात जरूर कह रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर ब्याज दरों के साथ ही सोने की कीमतें और विश्व स्तर पर अमेरिकी डॉलर ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। तेल की कीमतें कम होने का सीधा लाभ भारत को मिलेगा, लेकिन डॉलर की मजबूती का विदेशी मुद्रा भंडारण पर असर जरूर पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए और समझाते हैं आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर आज अमेरिकन जो है वो वोट डाल रहे हैं। और ऐतिहासिक रूप से आज जो अमेरिका से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक काफ़ी लंबी लाइनें देखी जा रही है। हर एक बूथ पर लंबी लाइनें हैं और हर एक अमेरिकन पूरे उत्साह के साथ इस बार वोट कर रहा है, जिसको ध्यान में रखकर अमेरिकी अपना वोट कर रहे हैं कि आखिर वो मुद्दे क्या है। सबसे पहला है इमिग्रेशन का मुद्दा, यानी इमिग्रेशन की पॉलिसी। बता दें कि अप्रवासन का मुद्दा अमेरिका में पूरी तरीके से छाया रहा। चुनावी जो सर्वेज थे वो और जो डिस्कशन था उसमें भी ये बात सामने आई कि वोटरों के लिए अप्रवासन एक अहम मुद्दा है जो दोनों पार्टियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अर्थव्यवस्था ऐसा दूसरा मुद्दा है जिस पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच
भारी पड़ते दिख रहे हैं और दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और कमला हैरिस पर ट्रंप जो है इस मुद्दे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन से भी पता चलता है कि अमेरिकी जनता खाने और ईंधन की बढ़ी कीमतों के साथ साथ ब्याज दरों से नाखुश है, जिससे घर खरीदना कम किफ़ायती हो गया है और उन्हें ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गर्भपात यानी अबॉर्शन का अधिकार अहम चुनावी मुद्दे के रूप में सामने है। ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। चौथा है विदेश नीति। भले ही 4 साल के लिए व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, अगले राष्ट्रपति को कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों का समाधान करना होगा। इसमें मध्य पूर्व में इजराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन व्यापार संबंध शामिल है। 5वां मुद्दा है जलवायु से संबंधित जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट वोटर्स यानी जलवायु मतदाता। कहने को तो ये एक नया शब्द है, मगर चुनाव में ये वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार कुल मिलाकर 54% अमेरिकनों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन देश के लिए बड़ा खतरा है। और जो छठा मुद्दा है वो मुद्दा है व्यापार, जहां ट्रंप ने टैरिफ को अपने चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख नारा बनाया है, वहीं हैरिस ने हर आयात पर टैरिफ लगाने को ट्रंप की नीति की आलोचना की है। और 7वां मुद्दा जिस पर वोट डाले जा रहे हैं वो है टैक्स, जिसको लेकर विश्लेषकों का कहना है कि हैरिस और ट्रंप दोनों के टैक्स प्लान में राजकोषीय घाटा जो है बढ़ेगा। इसलिए ये डिसाइड अब अमेरिका की जनता को करना है कि वो किसके टैक्स प्लान को या जो टैक्स लगाने की नीति है वो किसकी नीति पर भरोसा करती है और किसके पक्ष में वोट देती है। कुल मिलाकर ये 7 मुद्दे हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कल जब इसी वक्त हम आपके सामने होंगे तब तक ये फैसला हो चुका होगा कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि चूंकि बैलेट से वहाँ पर वोटिंग होती है और बैलेट की गिनती जो है उसमें टाइम लगता है। लेकिन फिर भी चूँकि कम यहाँ का जो सिस्टम है, अमेरिका का जो सिस्टम है वोट डालने का राष्ट्रपति चुनाव का, ये थोड़ा सा जटिल और लंबा है। फिर भी एक दिन में इसके रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं। यानी कल जब हम आपके साथ विस्तार में चर्चा कर रहे होंगे तो उसमें आपको उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा ये पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो की। ये वीडियो पाकिस्तान से वायरल हो रहा है, जहां एक लड़का अपना हाथ टाइगर के मुंह में डाल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी डिजिटल क्रिएटर नुमान हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाघ के मुंह में हाथ डालकर जोखिम भरे स्टंट करता नजर आ रहा है। नुमान ने इस वीडियो के जरिए बाघ के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए उसे कमेंट्स में बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स नुमान पर जंगली जानवरों के साथ ऐसे कृत्यों को प्रमोट करने के लिए तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने जंगली जानवरों के साथ इस प्रकार के व्यवहार को भी गैर जिम्मेदाराना बताया है और एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा है कि इंसान ने सब काबू कर लिया है। दूसरे यूजर ने कहा है कि भाई प्यार व्यार तो ठीक है, लेकिन अगर टाइगर सच में टाइगर बन गया तो दिक्कत आ जाएगी। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि हाथ नहीं अपना सिर डालो बाघ के मुंह में, सब पता चल जाएगा। अलग अलग के तरीके के जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन लोग जो है खूब मज़े भी ले रहे हैं और बहुत तरीके से इसे देखा जा रहा है, लाइक भी किया जा रहा है और शेयर भी किया जा रहा है। बात कल की बड़ी खबर की, यानी कल जब अखबार आप उठाएंगे और उसमें जो हेडलाइन देखेंगे वो हेडलाइन आपको रात में 10 बजे ही हम बताते हैं। और जो पहली खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट से है। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। शीतकालीन सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी और इस बार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक संशोधन बिल पर भी नजरें सबकी टिकी हुई है। इन दोनों मुद्दों को लेकर सत्र में काफ़ी हंगामे होने की आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर से 14 नवंबर तक ताबड़तोड़ 11 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान आपको प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले 8 नवंबर को धुले और नासिक में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तीसरी खबर है 6 नवंबर को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के वाशिम विधानसभा में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान योगी बीजेपी प्रत्याशी श्याम खोड़े के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की वजह से चुनाव के दौरान उनकी काफ़ी मांग हो रही है। चौथी खबर राहुल गांधी से। राहुल गांधी 6 नवंबर यानी बुधवार को महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान वो औपचारिक तौर पर चुनावी अभियान का बिगुल भी फूकेंगे। राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र के दौरे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर से हो रही है, जहां संविधान सम्मान सम्मेलन और फिर शाम को मुंबई में बीकेसी में महाविकास अघाड़ी की राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा को वो संबोधित करेंगे। 5वीं जो हेडलाइन है वो देश भर में इन दिनों
पवित्र पर्व छठ की शुरुआत आज हो चुकी है। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व के दूसरे दिन यानी बुधवार को खरना मनाया जाएगा और इस दिन महिलाएं शाम को गुड़ की खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू करती है। यह व्रत सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। और छठी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत में अपना विजन कई बार क्लियर किया है और उनका सपना ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स भारत की मेजबानी करने में रहा है। अब इस बार भारत ने पहला कदम बढ़ाया है ओलंपिक की मेजबानी की तरफ। दरअसल भारत ने 2036 ओलंपिक्स के लिए दावेदारी पेश की है मेजबानी के लिए और इसमें अगर सब कुछ सही रहा तो 2036 में होने वाले ओलंपिक्स की मेजबानी भारत कर सकेगा। और सातवीं खबर है, अमेरिका में हो रहे चुनाव से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी है और इस बार रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस चुनाव लड़ रही है। इन दोनों के बीच होने वाले मतदान के नतीजे 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे और जो भी चुनाव जीतेगा वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। और एक जो आखिरी बड़ी खबर है वो है जो प्रसिद्ध जो लोक गायिका है बिहार की शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है। वो आईसीयू में भर्ती है वेंटिलेटर पे और उनकी हालत जो है स्थिर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बेटे अंशुमान सिन्हा से उनके हालचाल, उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लिया, उनसे बात की है। अब बात गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ में रेल यात्रियों के लिए एक बहुत गुड होने वाली है, क्योंकि अगर आपको ट्रेन टिकट बुकिंग, कैटरिंग, ट्रैकिंग आदि में दिक्कत आ रही है तो ऐसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेल ने एक अहम फैसला किया है। रेलवे से जुड़े सभी तरीके की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है। यह सुपर ऐप जल्दी उपलब्ध होगा। रेलवे सूत्रों ने बताया है कि भारतीय रेल इस सुपर ऐप को दिसंबर के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा समय में यात्रियों को रेलवे से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अलग अलग वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस ऐप के आने के बाद से वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और लोगों को सारी सुविधाएं एक ही ऐप पर मिलने लगेगी। अगर सूत्रों की माने तो ऐप तैयार हो चुका है, बस इसे सारी सुविधाओं के जोड़ने का अंतिम चरण का जो काम है वो काम चल रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें और आखिरी में जो हम आपसे पूछते हैं वो है फीडबैक लेते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट फीडबैक की, जिसमें आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10kibaat@gmail.com पर दे सकते हैं या फिर कोई ऐसी खबर या समाज और राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो वो आप हमें बता सकते हैं इसी मेल के जरिए। तो प्रोग्राम को अब ख़त्म करने का समय हो रहा है और हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, नमस्कार।